बिहार में विधानसभा चुनाव में पहले चरण का वोटिंग जल्दी ही होने वाला है और पहले चरण में जिन उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं, उनसे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच ने जारी की है। जो उम्मीदवारों ने अपने एफिडेविट्स फिल किए हैं, उनके हिसाब से कुल मिलाकर के 1064 उम्मीदवारों के एफिडेविट्स को इस रिपोर्ट के लिए जांचा गया है और उसके हिसाब से 31% उम्मीदवार जो कि पहले चरण में बिहार में विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड है। और इतना ही नहीं, 23% उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं। लगभग 35% उम्मीदवार करोड़पति हैं और औसतन उम्मीदवारों की जो असेट्स हैं वो 1.99 करोड़ रुपए हैं। ये पहले चरण के उम्मीदवारों के आंकड़े हैं। इसके साथ ही दलों के हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल ने 73% ऐसे उम्मीदवारों को टिकट्स दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के 72% उम्मीदवार हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के, कांग्रेस के 57% हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के उन 59% है ऐसे उम्मीदवार। जनता दल यूनाइटेड में 43% ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही इस वर्ष 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देंगे जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उन्हें क्यों टिकट दिया गया, ये वजह उन्हें सार्वजनिक करनी पड़ेगी। हमारे साथ इस विषय पे बात करने के लिए हैं मेजर जनरल अनिल वर्मा, जो कि हेड है नेशनल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के। आज जो रिपोर्ट आई है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है फरवरी के महीने का, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से बड़ी संख्या में दागी उम्मीदवारों को, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों को टिकट दिए गए हैं? नमस्कार। सो बेसिकली मैं ये बताना चाहूँगा कि ये दो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स थी जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने दो लेटर्स निकाले थे जो फॉर कंप्लायंस, ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे उसके ऊपर। तो एक तो ये लेटर इन्होंने निकाला था 6 मार्च 2020 को, जो कि कोर्ट की 13 फरवरी की जो जजमेंट थी उसके बारे में। और दूसरा लेटर एक इलेक्शन कमीशन ने पहले निकाला था 10 अक्टूबर 2018 को, जो सुप्रीम कोर्ट की पहले वाली जजमेंट थी 25 सितंबर 2018 की, उसके ऊपर। सो बेसिकली दोनों सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि पहले वाले में तो कि पॉलिटिकल पार्टीज यदि दागीदार कैंडिडेट्स को खड़ा करते हैं, उम्मीदवारों को, तो उनके बारे में वो लिस्ट 3 बारी इलेक्शन से पहले मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, बोल्ड लेटर्स में ये भी स्पेसिफाई किया था कि 12 साइज का वो फॉन्ट होना चाहिए और ये सब उसमें वो पब्लिक डोमेन में डालेंगे। ये वाली जो अभी की लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी फरवरी 2020 की, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको थोड़ा और कड़ा रुख अपनाते हुए ये कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज ये वजह भी बताएंगी कि क्यों ऐसे लोगों को टिकट्स दिया जा रहा है। तो जिस समय ये जजमेंट आई थी तब भी हमें लगा था कि पॉलिटिकल पार्टीज इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगी वो देखना पड़ेगा। बिहार इलेक्शंस पहला इलेक्शन है जिसमें ये मामला सामने आया है। सो इससे बिल्कुल साफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और इलेक्शन कमीशन के आदेश का पॉलिटिकल पार्टीज पर कोई असर नहीं पड़ा है। और वो जैसे पहले लगभग 1/3 कैंडिडेट्स ऐसे होते थे जिनको टिकट दिया जाता था, जो कि जिसको हम हिंदी में कहें धनबल और बाहुबल के होते हैं, वही सेम फॉर्मूला उन्होंने अभी भी इस्तेमाल किया है। और जहाँ तक रह गई ये बात कि कितनी पार्टीज ने अपना ये डिटेल्स पब्लिक डोमेन में या इलेक्शन कमीशन, तो जहाँ तक हमने चेक किया है पॉलिटिकल पार्टीज की वेबसाइट्स के ऊपर, सिर्फ जेडीयू की वेबसाइट पर कैंडिडेट्स की लिस्ट दी हुई है और उनको टिकट क्यों दिया गया है इसके बारे में कुछ रीजंस दिए गए हैं जो कि बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं है। कि जी ये सोशल वर्कर है, ये पॉपुलर है अपने एरिया में,
और इस प्रकार की चीजें, जबकि इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली बताया था कि रीजन फॉर सिलेक्शन विल बी विद रेफरेंस टू क्वालिफिकेशंस, अचीवमेंट्स, merit of the candidate and not merely winnability in the elections. So पहली बात तो किसी पार्टी ने मतलब सिवाय जेडीयू के दिया नहीं, और इससे क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने को किसी भी किस्म की जो लॉ है उससे ऊपर समझते हैं, वो समझते हैं हमारे को कुछ लागू ही नहीं। तो ये अब हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही एक शर्मनाक और खतरे वाला सिस्टम मैं तो कहूंगा कि अब होता जा रहा है कि हर एक इलेक्शन में ये क्रिमिनल केसेस वालों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। जी, और उसके साथ ही अगर हम ये देखें कि कितने धनी हैं जो उम्मीदवार हैं, 35% उम्मीदवार करोड़पति हैं, 5 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले 9% उम्मीदवार हैं, 2 से 5 करोड़ के बीच में जिनकी संपत्ति है ऐसे 12% उम्मीदवार हैं, और 50 लाख से 2 करोड़ के बीच की संपत्ति वाले 28% उम्मीदवार हैं। 30% ऐसे हैं उम्मीदवार जिनकी 10 लाख से 50 लाख के बीच में संपत्ति है, और 22% है जिनकी 10 लाख से कम संपत्ति है। हम औसतन अगर देखेंगे तो 1.99 करोड़ औसत संपत्ति है जो इस फेज में चुनाव लड़ रहे हैं उन उम्मीदवारों की। तो ऐसे में एक तरफ जहाँ पे क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवार दिखते हैं, वहां पे ही ये भी दिखता है कि ज्यादातर जो उम्मीदवार हैं वो अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से भी आते हैं। ये किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि धनबल और बाहुबल, सो बाहुबल तो वो आ गए जिनको क्रिमिनल केसेस हैं, उन्हीं को टिकट दिया जाता है, और धनबल मतलब जो वैसे धनी भी हैं, जो कि अपना, जिसको मैं कहता हूँ कि सेल्फ फाइनेंसिंग कैंडिडेट्स जिनको बोलते हैं, कि पहली बात तो वो जनरली टिकट लेने के लिए पैसा देते हैं पार्टी को, जनरल ये एक ट्रेंड है, और उसके बाद जो कैंपेन में खर्चा होता है वो भी वो स्वयं अपने जेब से करते हैं, तो उसमें पार्टी को कुछ ज़्यादा पैसा अपनी तरफ से खर्च नहीं करना पड़ता। मैं थोड़ा-सा आपको एक रिपोर्ट के बारे में बताना चाहूँगा जो हमने कुछ दिन पहले निकाली थी, जिसमें हमने बिहार के 2005 से लेके 2015 तक जो 3 इलेक्शंस हुए हैं असेंबली के, उसकी डेटा को कंपेयर किया था। तो सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि एमपीज़ और एमएलएज़ जो बिहार के हैं 2005 से 15, 57%, 57% हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, और जिसमें 36% हैं जिन पर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, और उनके एवरेज एसेट्स 2.25 करोड़ रुपए के थे। अगर हम ऑल इंडिया का फिगर लें तो टोटल एमएलए जो सिटिंग अभी हैं वो 3962 यानी कि 3962 हैं, जिसमें से 37%, 37% क्रिमिनल केसेस वाले हैं और 24% सीरियस क्रिमिनल केसेस वाले थे, और उसमें से 74% करोड़पति हैं। अगर हम राज्यसभा और लोकसभा के एमपीज को जोड़ के देखें तो 773 बनते हैं, जिसमें से 38% के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं और 24% के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, और इसमें से 88%, 88% करोड़पति। अभी जो सिटिंग एमएलए हैं बिहार के वर्तमान 2015 के, उसमें से आप देखिए 57%, विच इज अ वेरी हाई नंबर, 57% ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, और 39% यानी कि 40 से एक कम प्रतिशत एमएलए हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। इसमें से 11 के ऊपर मर्डर, 30 के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर, 5 के ऊपर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ऐसे ऐसे केसेस हैं। और पार्टी वाइज अगर देखें हम जो अभी सिटिंग वाले हैं, आरजेडी के 56% के ऊपर क्रिमिनल केसेस, जेडीयू के 49%, बीजेपी के 63%, कांग्रेस के 56%, और करोड़पति एमएलए 67% हैं, और एवरेज अमाउंट 3.6 करोड़ एसेट्स, ये जो अभी सिटिंग एमएलए हैं। जी, और खासकर एक ऐसे वक्त में जबकि हम एक पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, और किस तरह का इकोनॉमिक सिचुएशन है उस वो भी सभी को ज्ञात है। इसके साथ ही मैं ये पूछना चाहूंगी कि जहां पर ये दिख रहा है कि राजनीतिक दल खुद कभी भी रिफॉर्म्स में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहे हैं, इसके पहले पॉलिटिकल पार्टीज को सूचना के अधिकार के कानून के दायरे में लाने की भी बात हुई थी, उसका भी समर्थन नहीं किया था। ऐसे में
किस तरह के अभी आपको लगता है कदम उठाए जा सकते हैं या उठाए जाने चाहिए ताकि राजनीति में ये जिस तरह से क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं और जिस तरह से पैसे का इन्फ्लुएंस दिख रहा है उस पे किसी हद तक लगाम लग सके? तो सबसे पहले तो ये है कि वोटर की जागरूकता। वोटर जब तक समझ में नहीं आएगा उसके कि भाई ये जो हम ऐसे लोगों को चुन रहे हैं, नेताओं को, चाहे उसकी रॉबिनहुड इमेज हो या जो जो भी हो, तब तक हमारा जो गवर्नेंस है वो इम्प्रूव नहीं होगा, जो करप्शन है वो कम नहीं होगी। क्योंकि ये सिंपल मामला अभी हो गया है इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का। अगर मैं इलेक्शन में 15 करोड़ खर्च करता हूँ तो मैं अपने 5 साल के टेन्योर में उसमें 10 गुना ज्यादा कमाऊंगा। तो फिर गवर्नेंस कहाँ रहेगी? फिर सब स्कीम्स में, सब कॉन्ट्रैक्ट्स में, सब में पैसा पार्टी को, इंडिविजुअल को ऐसे जाता है। तो सबसे पहले तो ये जब तक ये एक तरीके का जन आंदोलन नहीं होगा, जो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि भाई इलेक्शंस में जाति, धर्म और कास्ट और इस तरीके के मुद्दों पर अगर वोट देंगे तो फिर इसी तरीके के लोग चुन के आएंगे। और वो क्या होता है कि वो बस जब जीत गए उसके बाद भूल जाते हैं वोटर्स को, वो फिर अपना धंधे में लग जाते हैं। और शायद इसीलिए ये भी कहा जाता है कि इलेक्शन इज द मदर ऑफ ऑल करप्शन। जिस तरह से खर्च होते हैं चुनावों में, मेजर जनरल अनिल वर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के जो खर्च हैं उस पे भी लगाम लगानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक वोटर्स जागरूक नहीं होंगे तब तक क्राइम और पैसे का इन्फ्लुएंस राजनीति में जारी रहेगा। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेजर जनरल वर्मा।